जी क्या हाल हैं केमिस्ट्री वाले बच्चों, आपका ठीक ठाक हो? आप मायानाज स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, वरना आपको पता है कि इस दुनिया में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको केमिस्ट्री पढ़ना नसीब नहीं होती। आप खुश नसीब हैं भारत। अच्छा जी, और तबीयतें ठीक हैं आपकी? खैर खैरियत हैं? ख्याल रखें बच्चों अपना। आजकल तो वैसे बारिशें वगैरह हो रही हैं, मौसम उतना गर्म नहीं रहा जितना पहले था। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था और चैप्टर 16 में हमने देखा था कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है और व्हाई डू वी स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ज़रूरत क्या है आपको इस जहमत में डालने की कि पहले आपने फर्स्ट ईयर में आपने फ़िज़िकल पढ़ी है और फिर आपको इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, 2 भी आपने पढ़ने हैं मज़ीद, और उसके बाद फिर आपने ऑर्गेनिक पढ़नी है। अब आपको एक नई केमिस्ट्री से वास्ता पड़ गया और वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेकिन आपने ये बात नोटिस की होगी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और हमें इन्वायरमेंट को जो हम फ़ायदे या नुकसान जो पहुंचा रहे हैं उनके बारे में हमें मुतनब्बे करती रहती है। ये मेनली इन्वायरमेंट का काम है ना, कि हमें ये बात पता चले कि हाउ डू वी रिलेट टू आवर इन्वायरमेंट, हमारी इन्वायरमेंट के साथ हमारे इसी दुनिया में पाई जाने वाली जो दीगर अशियाँ हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, हम उनको कैसे फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं या वो हमें कैसे फ़ायदा या नुकसान दे रही हैं। ऐसी है ना, तो ये पढ़ रहे हैं बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। हमने इसमें देख लिया था कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या हैं। फिर हमने जब पोल्यूशन की बात शुरू की तो हमने देखा कि 2 टाइप ऑफ पोल्यूशन विल बी देयर विच वी विल बी डिस्कसिंग। एक होगी एयर पोल्यूशन और दूसरी होगी वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में आपने ये देखा कि वाटर पोल्यूशन में हमने अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला वाटर पोल्यूशन को भी। पहले एयर पोल्यूशन में हमने स्टार्ट की और फिर हमने एयर पोल्यूशन में ये देखा कि कौन कौन से गैसेस हैं बेसिकली जो कि एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं जो एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही थी। ऐसे ही उसमें हमने ये देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हमने देखा सॉक्स, फिर हमने देखा नॉक्स को, और चौथे नंबर पे हमने देखी थी हाइड्रोकार्बन्स। हमने इनके नेचुरल इफेक्ट भी पढ़े, इसके नेचुरल सोर्सेज भी पढ़े और हमने इसके ह्यूमन मेड जो सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये इन्वायरमेंट में आ रही हैं ये गैसेस, हमने वो भी देखे। उसके बाद फिर हमने इफ़ेक्ट शुरू किए और इफ़ेक्ट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये एसिड रेन, और इसने बोर्ड में दिया हुआ है। एसिड रेन क्या थी कि यही ऑक्साइड्स जिनकी मैंने अभी बात की है, कॉक्स, नॉक्स, सॉक्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये जब एयर में मौजूद हैं तो ऊपर से बारिश जब होगी तो पानी के साथ जब ये नीचे आएंगे मिलके तो दे विल बी फॉर्मिंग एसिड्स, जिसकी वजह से इनकी पीएच कम हो जाएगी। पानी की जो बारिश का पानी है उसकी पीएच कम हो जाएगी। तो अगर पीएच 5 से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिड रेन है। ऐसे ही जनाब एसिड रेन अगर इसकी पीएच 5 से कम हो जाए तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि एसिड रेन के डैमेजेस क्या हैं, और आज हम शुरू करेंगे हमारा ऐसा टॉपिक जो आजकल और ख़ास तौर पे सर्दियों में आपसे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और वो आज का टॉपिक है आपका स्मोग। स्मोग बेटा पेज नंबर 311 पे हूँ मैं इस वक्त, आपका जो इसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 311 है। स्मोग बेसिकली, स्मोक का जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स का, 2 चीज़ों का मिक्सचर है, स्मोक एंड फोग। स्मोक और दूसरा क्या है, फोग। इन दोनों को मिक्स करके ये पहले वर्ड यहाँ से और उसके बाद फोग का ये आखिरी वाले OG यहाँ से लेके इनको बनाया गया स्मोग। इसको स्मोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये होता बेसिकली फोग की तरह है
होता है बेसिकली कैसा है, फॉग की तरह, जैसे एक धुंध सी होती है, ऐसी धुंध की तरह फैल जाता है। लेकिन ये बेसिकली फॉग नहीं होती, ये वाटर की फॉग नहीं होती, ये क्या होती है, ये स्मोक की कंटेमिनेशन होती है, स्मोक इसमें मिक्स हुआ होता है, इसको कहते हैं स्मोक। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 1952 में स्मोक का जो फैक्टर है ये सबसे पहले आया और उसको नाम दिया गया था लंदन स्मोक का। मेरा ख्याल है मैंने शायद पहले लेक्चर में जिक्र किया था, और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि लोग अपनी ज़िंदगियों में आराम से मस्त सो रहे हैं और जब वो अगले दिन उठते हैं तो पूरे का पूरा जो आसमान है वो धुएं से और स्मोक से, जिसको अब हम कहते हैं स्मोक से, वो भरा हुआ पूरा आसमान। लोग बड़े हैरान हुए, लंदन के लोग वहाँ के बड़े हैरान हुए कि ये क्या मामला बन गया, लेकिन किसी ने उसको बहुत कुछ सीरियसली ना लिया, पता ना चला, सब अपने कामों काजों पे चले गए। लेकिन जब शाम को वापस आए तो उनमें से जनाब लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। बड़ी उम्र के लोग उसमें ख़ास तौर पे शामिल थे, छोटे बच्चे उसमें ख़ास तौर पे शामिल थे, जवानों को भी इफ़ेक्ट किया था, लेकिन बड़ी और छोटी उम्र के बच्चे और जवान, ये बुज़ुर्ग जो हैं, आपको पता है कि ये ज़रा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस हवाले से, किसी भी बीमारी के हवाले से। वो जनाब अली हॉस्पिटल्स में लाइनें लग गई। जब ये मामला हुआ और वो धुआं जो था, जो स्मोक था, वो गया भी ना, ये जब मामला हुआ तो फिर जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उन्होंने सर पकड़े और उन्होंने मिल के बैठे और उन्होंने एनालिसिस किए, तो उनको पता चला कि इसमें ये जो धुआं सा जो इकट्ठा हो रहा है ये बेसिकली केमिकल्स के हैं, ये केमिकल्स हैं बेसिकली। और वो कौन से हैं, वो सल्फ़र के ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और उनकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके कंपाउंड्स हैं सारे, एक मिक्सचर है पूरा। 12-14 दिन करीब वो स्मोक रही और इस दौरान में करीब 10,000 डेथ्स हो गई। शायद मुझे याद पड़ता है, अगर मैंने पहले इसका फिगर ज़्यादा बताया था शायद मुझे याद पड़ता है, शायद 40 या 50,000 का था, तो बहरहाल वो 10,000 के करीब इसमें लंदन में डेथ हो गई इस स्मोक की वजह से। अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया, इसके ऊपर जब वर्किंग हुई तो फिर पता चला कि ये बेसिकली हमारी अपनी कारस्तानी है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़, हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट्स इस सब की ज़िम्मेदार हैं, और ऐसा तो काम नहीं फिर चलेगा। बहरहाल उन्होंने फिर कंट्रोल किया और उसके बाद फिर ये फिनोमेना पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो ही गया। अब जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ भी, लाहौर में भी ये दिसंबर के महीनों में जाके, सर्दियों के महीनों में जाके स्मोक हो जाया करता है। वो इसीलिए हो जाता है बेसिकली कि सर्दियों में मूवमेंट, हवा की जो मूवमेंट है ना, एयर की मूवमेंट, वो ज़्यादा नहीं रहती। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि 3 फैक्टर होते हैं बेसिकली जिनका कंबाइन करना ज़रूरी होता है स्मोक के लिए। 3 फैक्टर होते हैं, अभी हम बात करते हैं आगे। अच्छा, स्मोक बेसिकली ना 2 तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। एक, या तो वो हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, और या वो हो सकता है रिड्यूसिंग स्मोक। ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है ना, इसको फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये आपने स्मोक के लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद, लॉन्ग आएगा तो फिर तो आपने बताना है ये सारा कुछ पूरा टॉपिक, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसका मतलब वो टाइप पूछ सकता है। वो कह सकता है कि स्मोक कितनी तरह का हो सकता है, आप उसमें बताएंगे स्मोक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हो सकता है और रिड्यूसिंग स्मोक हो सकता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक को फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। अच्छा, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है ना, ये बेसिकली नॉक्स की वजह से होता है। किस वजह से होता है? मैंने आपको बताया नॉक्स का वर्ड मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, व्हेन आई विल बी मीनिंग टू से नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आई विल यूज़ द वर्ड नॉक्स। इसी तरह जो रिड्यूसिंग स्मोक है ये होता है सॉक्स की वजह से। किसकी वजह से? सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से, SO2, SO3, इनकी वजह से ये स्मोक होते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है ना, ये स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो
तो आपके यहाँ जो स्मोक होता है वो हल्का सा पीले से रंग का होता है, हल्की सी पीले रंग की उसमें झलक सी आ रही होती है, तो वो क्या है, ये इसका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है। इनके बेसिकली कंटेंट में फ़र्क है, ये क्या है, नॉक्स की वजह से हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है, सॉक्स की वजह से। मेनली इसकी रीज़न क्या है, मेनली इसकी रीज़न आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, मेनली इसकी रीज़न आपकी बर्निंग ऑफ फ्यूल है, मेनली इसकी रीज़न आपकी इंडस्ट्री में बर्निंग जो कर रहे हैं आप वो है। फिर ये जो आपने पिछले दिनों अभी कोल का जो पावर प्लांट लगाया पूरा साहिवाल के पास, पूरी दुनिया कोल को छोड़ रही है, कोल की तरफ से दूर जा रही है, उसके प्रोजेक्ट के दूर जा रही है, लेकिन हमने कोल का पावर प्लांट लगा लिया और वो ऑब्वियसली फ़ज़ाई आलूदगी एयर पोल्यूशन में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बहरहाल तो उसके बाद जनाब अली ये बात हो गई, ऑक्सीडाइजिंग की होगी और रिड्यूसिंग की हो गई, और क्या, चलें ठीक है। अब आ जाएं इसकी लास्ट टॉपिक के ऊपर, इसके लास्ट पोर्शन के ऊपर, जो मैंने आपको कहा था कि 3 फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या हैं बेसिकली, वो फैक्टर हैं, देयर शुड बी इनफ अमाउंट ऑफ, आप इसको कहेंगे कि ये फैक्टर हैं या इसको कह लें कि ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर स्मोक। अगर ये कंडीशंस होंगी तो स्मोक होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होंगी, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो फिर स्मोक नहीं हो सकेगा। 3 फैक्टर्स हैं। एक, पहला, देयर शुड बी इनफ अमाउंट ऑफ नॉक्स हो या सॉक्स हो, जो मर्जी, एयर में अच्छी खासी मिकदार में सॉक्स और नॉक्स मौजूद होने चाहिए, या तो सॉक्स हों या नॉक्स हों मौजूद हों अगर एयर में। एक बात। दूसरी बात ये कि सनलाइट, सूरज की रोशनी में ये हो सकेगा, सूरज की रोशनी में ये हो सकेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी में सर्टेन केमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच कॉज और विच प्रोड्यूस द स्मोक। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो होना चाहिए लेस एयर फ्लो। ये तीनों पॉइंट्स बेटा पेज नंबर 311 पे स्मोक की हेडिंग में जो नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो उसने पूरी लाइन 3 लाइंस की फॉर्म में लिख दी। मैंने आपके सामने सिर्फ कोशिश की है कि शॉर्टली लिखूं 3 वर्ड्स की फॉर्म में ताकि आपको याद रहे। क्या? एक, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़हन में रख लें बात। अब देख लें स्मोक के अंदर ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं इस वक्त। एक क्या है, कंडीशन फॉर स्मोक क्या होनी चाहिए? पहली, देयर शुड बी इनफ अमाउंट ऑफ सॉक्स एंड नॉक्स इन द एयर। सॉक्स एंड नॉक्स की अच्छी खासी मिकदार हवा में मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सनलाइट शुड बी देयर। क्यों? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में सर्टन केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं, कन्वर्जन्स होती हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर बीइंग द स्मोक। तीसरा, देयर शुड बी लेस एयर फ्लो। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में जब स्मोक होता है ना, तो अगर बारिश पड़ जाए, अगर हवा तेज़ चलनी शुरू हो जाए तो वो स्मोक की मूवमेंट जो है ना वो कम हो जाती है, स्मोक मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक ही जगह पे जब सॉक्स और नॉक्स कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सूरज की रोशनी भी मौजूद रहती है, तो फिर ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से स्मोक अपीयर होता है। लेकिन अगर हवा का फ्लो रहे, एयर फ्लो रहे, हवा चलती रहे सर्टन अमाउंट में, सर्टन रफ्तार से, तो फिर क्या होगा कि वो जो सॉक्स एंड नॉक्स हैं वो एक जगह पे कंबाइन नहीं हो सकेंगे। ये वाली बात नहीं हो सकेगी ना। फिर इनफ अमाउंट ऑफ सॉक्स एंड नॉक्स एक जगह पे कंबाइन नहीं हो सकेंगे, फैल जाएगा मामला। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो स्मोक है उसकी या तो वो हो नहीं सकेगा या फिर उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी बेसिकली। अच्छा, सम टाइम पता है एक और बात भी होती है। सम टाइम क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ज़मीन पे हमें ये लग रहा होता है, हमारे करीब यानी इस एरिया में हमें ये लग रहा होता है कि एयर फ्लो यहाँ पे है, लेकिन ऊंचाई पे, हाइट पे जाके एयर फ्लो कम होता है, एयर फ्लो ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह से एयर एक ब्लैंकेट सा बन जाता है,
एक एयर ब्लैंकेट बन जाता है। और जो नीचे की हवा है ये चूंकि यहीं पे कन्फाइन रहेगी, ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ये ज़मीन है, ये लाहौर की सरफेस है, लेट्स से ये लाहौर की सरफेस है, और इसके ऊपर यहाँ पे एयर, इधर तो जो एयर मौजूद है ऐसो है, लेकिन जो ऊपर की एयर है ये वाली, यहाँ से कोई 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर जाके जो एयर है, अगर उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो ये एक एयर ब्लैंकेट सा बन जाता है। इसकी वजह से हवा कन्फाइन हो जाती है, यहाँ पे हवा दब जाती है, इस वजह से फिर दोबारा स्मोक अपीयर होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अक्सर औकात स्मोक जब लाहौर में अपीयर हो रहा होता है ना, तो साथ में इस तरफ इंडिया की जो साइड्स हैं आपके बॉर्डर के करीब, अमृतसर का जो एरिया है और पंजाब के जो एरिया है यहाँ पे भी हो रहा होता है। वहाँ की फसलें जलाई जा रही होती हैं और उनकी वजह से स्मोक यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है। नोटिस किया होगा आपने, उन दिनों में आपने खबरें सुनी होंगी कि आपको फिर स्पेशली ये कहा जाता है कि जी इंडस्ट्रीज़ बंद करवा दो। इस एरिया की जो लाहौर के करीब के इंडस्ट्रीज़ हैं, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, ये इधर रायबंड वाली साइड पे जो है, और इसके अलावा जो इधर महमूद बूटी की साइड पे जो इंडस्ट्रीज़ कोशिश करते हैं ये इंडस्ट्रीज़ बंद करवा दें, ये बंद करवा दी जाती हैं। इसके अलावा किसानों को कहा जाता है कि आपने वो जो गन्नों के वो जो उन्होंने पीस बाकी बचे होते हैं उनकी फसलों के, वो जला रहे होते हैं, उनको जलाने से मना कर दिया जाता है। बेसिकली ये सारा कुछ फिर स्मोक को रोकने के लिए किया जा रहा होता है। लेकिन एक्चुअल जो हल है, एक्चुअल जो इसका तरीका है वो यही है कि आप सॉक्स और नॉक्स को अपने इन्वायरमेंट में कलेक्ट होने से बचाएँ, इनको कम करें, इनकी कंजम्पशन कम करें। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा पॉजिटिव जो है इनिशिएटिव लिया है, वो ये कि वी विल बी शिफ्टिंग आवर फ्यूल टू यूरो 5 फ्रॉम द यूरो 2। हम यूरो 5 के स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह ताला इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। ओके जी, यहाँ पे बेटा स्मोक हुआ क्लोज। स्मोक के बाद अब चूंकि पाकिस्तान में भी ये स्मोक अपीयर हो रहा है तो ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको इस नज़र से देखना आपने। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली आते हैं हम ओजोन पे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ओजोन का ये फार्मूला होता है ना O3, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपने तो सुना हुआ है कि ओजोन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ओजोन होल पैदा हो गया, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा वर्ड ये ओजोन होल। क्या? ओजोन होल, ये वर्ड। फिर आप ये कहते हैं कि ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, मुमकिन है, अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा भी इन टच रहते हैं तो। लेकिन हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि ओजोन एयर पोल्यूशन में है, एयर पोल्यूशन का टॉपिक ही चल रहा है ना। इफेक्ट जो एयर ये है, क्या नाम है इसका, इफेक्ट है, इसमें आपने पहले एसिड रेन देखा है, आपने स्मोक देखा है और ओजोन देखी है। अब आपने बेसिकली होता क्या है, ये जो ओजोन है ना, ये हमारे स्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में ये एक प्लूटेंट है। ट्रोपोस्फीयर में ये क्या है? प्लूटेंट है। हमें इसकी जरूरत कहां पे है? हमें इसकी जरूरत है स्ट्रेटोस्फीयर में। याद है आपको, मैंने पहले दिन शायद जिक्र किया था, क्या? लेट्स से ये अर्थ है, अगर नहीं भी लग रही तो आप समझ लें कि ये अर्थ ही है। ठीक हो गया, ये अर्थ है। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ की सरफेस से जब आप ऊपर जाना शुरू हो, यहां से जब आप ऊपर जाना शुरू हो तो करीब ज़ीरो से लेके, यानी हमारे अर्थ के लेवल से लेके, हमारी ये ज़मीन की सरफेस से लेके करीब 10 किलोमीटर आप ऊपर जाएं। अच्छा बच्चों, कुछ बुक्स में ना यहाँ पे 15 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 10, नेट पे भी कई जगह पे 10 पे बात करता है, कई जगह पे 15 बात करता है। अगर आपकी बुक में 15 किलोमीटर लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको 15 किलोमीटर ही कहेंगे। ट्रोपोस्फियर 15 किलोमीटर तक ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएं, 15 किलोमीटर तक का जो एरिया, ये ट्रोपोस्फियर है। इससे ऊपर करीब
40 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया ना, ये आता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रोपोस्फीयर में, हमारे एरिया में, यहां पे अगर ओजोन हो तो ये प्लूटेंट है। ओजोन इज अ प्लूटेंट इन ट्रोपोस्फीयर। वी नीड ओजोन टू बी प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। बात समझ आइए? अगर ओजोन में, अगर मिसाल के तौर पे वो आपको 3-4 ऑप्शन देता है और वो आपको कहता है कि जी ये बताएं कि इन चीज़ों में से ट्रोपोस्फीयर में प्लूटेंट कौन है, तो मिसाल के तौर पे उसमें ओजोन लिखी हुई है या और 2-4 नाम लिखे हों किसी कंपाउंड्स के, तो आप उसमें से ओजोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन इज़ अ प्लूटेंट, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पे ओजोन का होना इरिटेशन कॉज करता है, जलन कॉज करता है, ये आंखों में इरिटेशन कॉज करता है, आंखों की बीमारियां हो जाती हैं अगर यहाँ पे ओजोन मौजूद हो तो। फिर आपके जो लंग्स हैं उनके लिए बड़ा डैमेजिंग है ओजोन, लंग्स को हार्ड कर देता है। लंग्स की जो इलास्टिसिटी है ना, लंग्स आर इलास्टिक ना, कि वो इलास्टिसिटी से मूव करते हैं और हमारा एयर फ्लो मेंटेन रखते हैं हमारे अंदर, तो उनकी इलास्टिसिटी को कम कर देता है। अगर किसी को एस्थमा हो तो एस्थमा की ये जो कंडीशन है उसको वर्स कर देता है ओजोन, अगर यहाँ पे मौजूद हो। ट्रोपोस्फीयर में वी नीड ऑक्सीजन टू बी प्रेजेंट, O2, वी डू नॉट नीड O3। बात समझ आ रही? आपने ओजोन वैसे ना स्मेल की होगी, मैं आपको बताता हूं कहां पे। यूजुअली आपने देखा हो जब आप किसी फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं और फोटोकॉपी की मशीन के पास आप खड़े हो ना, तो जब फोटोकॉपी की मशीन कोई 10-15 मिनट चलती रही हो ना, तो एक ख़ास मखसूस सी एक स्मेल आती है फोटोकॉपी मशीन के पास से। डैट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। फोटोकॉपी जो मशीन होती है ना, उसके पास ओजोन प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो वहाँ पे उसकी वजह से ओजोन की आपको स्मेल आ रही है। तो डिफरेंट सी एक स्मेल होती है, थोड़ी सी पंजेंट सी होती है, थोड़ी सी मतलब मुख्तलिफ स्मेल होती है वो, ज़रा वो ओजोन की स्मेल होती है। बहरहाल, तो आए जनाब इसको देखते हैं बाकायदा पेज नंबर 311 पे। ओजोन इज़ हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट गैस और स्मॉल कंसनट्रेशन इसकी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, MCQs के तौर पे, कि ओजोन की जो थिकनेस है इसको मेजर कैसे किया जाता है। इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। कैसे मेजर किया जाता है इसको? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन साइंटिस्ट का नाम है, डॉप्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। और इसकी जो थिकनेस है स्ट्रेटोस्फीयर में, विच आई टोल्ड हियर, के करीब 25, अगर मैं 40 किलोमीटर यहाँ पे लिखूँ तो 25 से 35 किलोमीटर के करीब की रेंज में ये ओजोन मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पे जिसकी थिकनेस है ना, ये 350 डॉप्सन यूनिट है। 350 डॉप्सन यूनिट। ठीक हो गया बेटा? ओके जनाब अली। अगली बात उसने लिखी कि 25 से 28 किलोमीटर की हाई होता है, इसको 28 कर लें। जो बुक में लिखा हुआ है आप बिल्कुल उसी को फॉलो करें और ज़्यादा सियाने नहीं बनना। 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में ये होती है। और इसका मेन काम क्या है, इससे आप वाकिफ़ हैं कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फ़िल्टर आउट करती है। जो सूरज की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट रेज़ आ रही हैं उसके अंदर जो रेज़ शामिल है अल्ट्रा वायलेट वाली UV रेज़, उनको ये फ़िल्टर आउट करती है। अगर ये UV रेज़ ज़मीन तक पहुंच जाए ना, तो दीज रेज़ कॉज स्किन कैंसर। ये क्या कॉज करती हैं? स्किन कैंसर कॉज करती हैं UV रेज़। ठीक हो गया जी? ओके। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ओजोन होल क्या है। व्हाट इज ओजोन होल? क्या? ओजोन होल हुआ ये कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि हर साल
सितंबर से नवंबर के महीने के करीब ना हमारे जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन से मुराद क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये अर्थ है, अर्थ थोड़ी सी ऐसी है ना, थोड़ी सी बेजवी टाइप सी, तो हमारे जो पोलर रीजन है वहाँ पे हर साल सितंबर और नवंबर के महीनों में ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो जाती है, ओजोन की लेयर थिन हो जाती है। ये मैंने आपके सामने ज़मीन बनाने की कोशिश की है ऐसे करके, अगर ये सही नहीं बनी तो आप सही समझ लें इसको और आप अच्छी बना लेना ज़्यादा, ठीक हो गया ना बेटा। ये जो साइड्स का एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं पोलर रीजन। पोल, पोल जैसे आपने सुना नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये जो एरिया है ये वाला, जहाँ पे मोस्टली हमारी ज़मीन पे हमारे जो सब कॉन्टिनेंट हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मौजूद हैं। जो पोल्स के एरिया हैं वहाँ पे लाइफ नहीं है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है सिर्फ। जो अंटार्कटा आपने सुना होगा नाम, उस तरफ वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन दरमियान का जो एरिया है ये वाला है, यहाँ के जो एरियाज़ हैं इनके अंदर बेसिकली हमारे सारे कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका बरसगीर हो गया, फिर इसी तरह अमेरिका, यूरोप, ये सारे इसी एरिया में आते हैं। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या? ट्रॉपिकल रीजन्स। साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि सितंबर से नवंबर के महीनों में ये जो पोल के रीजन है, पोलर दोनों साइड पोल्स के जो रीजन है, इन रीजन में यूवी जो ओजोन की जो लेयर है ये थिन होने लगती है। हर साल ऐसा हो रहा था, ये 1980s की बात कर रहा हूँ करीब। जब इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग हुई तो पता चला कि ये ओजोन लेयर कोई फरिश्ते आके या कोई शैतान आके नहीं थिन करता, ये बेसिकली हम इंसान ही कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? हम जो यहाँ पे पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, और उन पोल्यूशन में जो ओजोन के लिए डैमेजिंग है वो मेनली, आपने इनका नाम पहले सुना हुआ है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, इसको CFCs भी बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। These are the main culprit for the depletion of ozone in the September, October and November months in the polar regions. थरथल्ली मच गई दुनिया में, बड़ा मसला हो गया। क्यों? कि अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है एंड वी वर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो कारनामे चल रहे हैं, हमारे जो काम चल रहे हैं, जो पोल्यूशन जिस तरह से हम कॉज कर रहे हैं, अब ये जो CFCs हैं जिनका मैंने आपको बताया, दीज आर द मेन कल्प्रिट। आपके AC, आपके जनाबे अली गाड़ियों के AC, आपके घरों में रेफ्रिजरेटर, उन सब में यही गैस भरी जा रही थी एक्चुअली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज हो रहे थे हर जगह पे, जिसको कहते हैं ना बेहिसाब, वो वाला बात। हर घर में AC मौजूद, हर घर में फ्रिज मौजूद, हर घर में गाड़ी मौजूद, और तीनों जगहों पे जो एयर कंडीशनिंग के लिए, कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए जो गैस यूज़ की जा रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर द मेन कल्प्रिट कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे जाके ओजोन को। पूरी दुनिया तो हिल के रह गई। उसके बाद फिर सारी दुनिया के जो सियाने थे वो बैठे मिलजुल के, और उन्होंने सर जोड़े, और उन्होंने फिर इस बारे में प्रोटोकॉल्स बनाने शुरू किए, जिसमें से एक बड़ा फेमस है, बुक में नहीं लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया था। और भी बड़े, लेकिन वन ऑफ द टॉप लिस्ट जो था उसमें वो था क्योटो प्रोटोकॉल। इन्होंने फिर बेसिकली एक किस्म का दुनिया में बैठ के जो हुकूमतों को
साइंटिस्ट ने बैठ के हुकूमतों को एहसास दिलाया कि हम जो बेहिसाबो किताब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं और CFCs यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन, और अगर ओजोन डिस्ट्रॉय हो गई तो देयर विल बी फर्दर मोर नो लाइफ ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर बेसिकली यूवी जो रेडिएशंस हैं उनको ब्लॉक करती है, उनको रोकती है, और अगर यूवी रेडिएशन ज़मीन पे आने लग गई ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म होना, डिप्लीशन। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अगर ऐसा हो गया कि ये नीचे ज़मीन तक पहुँचना शुरू हो गई तो देयर विल बी नो लाइफ। क्यों? स्किन कैंसर एंड दैट थिंग्स विल बी कॉमन, ये बड़ी आम बीमारियां हो जाएंगी। फिर ये बात हुकूमतों को समझ आई और उन्होंने इस बात को अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने फिर ये कहा, ये 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, 1984 के या 5 के करीब क्योटो प्रोटोकॉल आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस वक्त फिर इन्होंने एहसास दिलाया इनको और कहा कि आप ना ग्रेजुअली इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, आप इसको कम करें। तो फिर ये प्रोडक्शन कम होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका ने, यूरोप ने, ये जो मेन तरक्की याफ्ता मुल्क थे, बड़े बड़े मुल्क जो प्रोड्यूस कर रहे थे बेसिकली, इन्होंने उसको कम करना शुरू किया इसकी प्रोडक्शन को। और अब ख़बरें आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो ओजोन होल क्रिएट हुआ था इस तरफ पोल्स के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया और करीब करीब भर ही चुका है। यानी 1900 आप समझ लें कि करीब 85 से लेके और उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो अब हमें नज़र आ रहे हैं करीब 25 साल बाद हम उसमें उसका जो डैमेज था उसको रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। बेसिकली ज़मीन पे जो ओजोन प्रोड्यूस हो रही थी ना, वो प्रोड्यूस हो रही थी ट्रॉपिकल रीजन्स में। यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस में प्लांट्स हैं चूँकि यहाँ पे, फिर ओजोन है या सॉरी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ओजोन प्रोड्यूस होती है। ये ओजोन फिर फर्दर हमारे ट्रोपोस्फियर से ऊपर मूव करती है, जाती है स्ट्रेटोस्फियर में और जाके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारे लिए। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए ये मामला बनाया हुआ है। बड़ा गर्क तो हमने इसका कर दिया था, लेकिन शुक्र है कि अब बचत हो गई है। स्ट्रेटोस्फियर में एक छोटी सी बात सिर्फ एक और है, वो है पेज नंबर 312 पे। उसके बाद CFCs के रिएक्शंस की भी बात करते हैं। पेज नंबर 312 पे जो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs बना करता है, वो क्या है कि ये जो आपका है ना स्ट्रेटोस्फियर, अब मैं ये किलोमीटर ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। ट्रोपोस्फियर में हमारे यहाँ जो नॉर्मल ज़मीन का टेम्परेचर है ये करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू करता है, ये टेम्परेचर टुवर्ड्स कूलिंग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे ट्रोपोस्फियर का एंड होता है यहाँ पे टेम्परेचर करीब -56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है ना, आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, मरी में जाते हैं आप, या मरी से भी ऊपर किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो बेसिकली देयर इज़ दोज एरियाज़ आर कूल। जैसे जैसे आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो आप मज़ीद ऊपर जाते जाएँ, करीब 15 किलोमीटर पे जाके जहाँ पे ट्रोपोस्फियर की लिमिट आती है वहाँ पे टेम्परेचर होता है -56 डिग्री सेंटीग्रेड। जब स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है ना, तो स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है -56 से। ज़ाहिर लेयर तो इनकी मिक्स ही हो रही है ना वहाँ पे। हमने खुद से एक इमेजिन किया ना कि 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। कोई ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे कोई लैंटर डाला हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हमने एक बात नोटिस की है ना, 56 डिग्री सेंटीग्रेड से जब मज़ीद ऊपर जाते हैं ना, तो स्ट्रेटोस्फियर की जो लिमिट है यहाँ तक 40 किलोमीटर तक, यहाँ तक टेम्परेचर फिर दोबारा से हॉट होना शुरू होता है। यहाँ ऊपर जाने में टेम्परेचर क्या हो रहा था? कूल हो रहा था, कम हो रहा था। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हॉट होता जाता है, -56 से -50, -45, -40, -30, -20, -10, यहाँ पे जाके करीब -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। देख लें, ओजोन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने बताया ना 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में ओजोन यहाँ पे होती है।
तो ओजोन की प्रेजेंस की वजह से यूवी रेज एब्जॉर्ब होती हैं, वो यूवी रेज एब्जॉर्ब होती हैं, तो इस एरिया का जो टेम्परेचर है ये फिर बढ़ जाता है, ये टेम्परेचर राइज करता है। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, ठीक है बेटा, यहाँ तक रखते हैं। आज लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ये रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो इक्वेशन है इसको देख लेंगे। बाकी स्मोग और ओजोन में सारी बातें हो चुकी हैं। स्मोग आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और ओजोन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर पूरे का पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी मेंशन होगी साथ में। ये जो इक्वेशंस हैं ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा देख लेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें और मामलात को क्लियर कर लें, किसी किस्म के शक शुबे में ना रहिएगा। मैंने आज बात की है स्मोक की, मैंने आज बात की है ओजोन की। स्मोक में हमने ये बात किया था कि स्मोक बेसिकली मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग है, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन टाइप्स हैं इसकी, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक इज़ ड्यू टू नॉक्स, रिड्यूसिंग स्मोक इज़ ड्यू टू सॉक्स। और फिर हमने बात की कि स्मोक होने के लिए जो 3 फैक्टर हैं वो क्या हैं, कि सनलाइट शुड बी देयर, इनफ अमाउंट ऑफ नॉक्स एंड सॉक्स शुड बी देयर, और तीसरी बात थी कि एयर फ्लो शुड बी लेस एयर फ्लो होगा तो स्मोक हो जाएगी। फिर हमने बात की ओजोन में, ओजोन फार्मूला एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, O3 इसका फार्मूला है, लो बॉइलिंग गैस है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में इसका मौजूद होना इट्स पोल्यूटेंट, और अगर ये ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होती है तो इट कॉज इरिटेशन इन द लंग्स, इन द आइज़। और मौजूद ये अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो करीब 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में ये वहाँ पे मौजूद होती है और वहाँ पे यूवी रेज़ को फ़िल्टर करती है। फिर हमने बात की ओजोन होल की, कि सितंबर से लेकर नवंबर तक देखने में आ रहा था कि पोल्स के ऊपर ओजोन लेयर जो है ये हर साल वीक हो जाती थी, थिन हो जाती थी। इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने बैठ के वर्किंग की, तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ था, इनकी प्रोडक्शन थी, उसको कम किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से रिएक्शन है जिनकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे ओजोन को। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लें। गुड लक।